नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने CSIR सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जारी किया। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,20,000 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 58 दिनों में सबसे कम हैं। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में 2020 से 2025 के दौरान इथेनॉल सम्मिश्रण से संबंधित रोड मैप के बारे में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के क्रम में भारत सरकार तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को इथेनॉल की 20% तक की प्रतिशतता के साथ बेचने और उच्च इथेनॉल मिश्रणों E12 और E15 से संबंधित BISV निर्देश के बारे में निर्देश देते हुए E20 अधिसूचना जारी कर रही है। इन प्रयासों से अतिरिक्त इथेनॉल आसवन क्षमता स्थापित करने में सुविधा होगी और देश भर में मिश्रित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा प्रदान की जाएगी। इससे वर्ष 2025 से पहले इथेनॉल उत्पादक राज्यों और आसपास के क्षेत्रों में इथेनॉल की खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और संपीड़ित बायोगैस कार्यक्रमों के तहत किसानों के प्रत्यक्ष अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत भी की। साथियों, अगर आप गौर करें तो आज से 7-8 साल पहले देश में इथेनॉल की चर्चा बहुत कम, रेयरली कभी होती थी। कोई उसका जिक्र ही नहीं करता था, और अगर जिक्र कर भी दिया तो जैसे एक रूटीन कोई बात होती है ऐसा ही हो जाता था। लेकिन अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पहले जब लक्ष्य सोचा था तो ये सोचा था कि ये 2030 तक हम करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सफलताएं मिली हैं, जन सामान्य का सहयोग मिला है, लोगों में जागरूकता आई है और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है, और इसके कारण अब हमने 2030 में जो करना चाहते थे उसको 5 साल कम करके 2025 तक करने का निर्णय किया है। 5 साल एडवांस। साथियों, इतने बड़े फैसले का हौसला बीते 7 सालों में देश ने जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं, देश ने जो प्रयास किए हैं और उसमें से जो सफलता मिली है, उसी के कारण ये आज निर्णय करने की हिम्मत आई है। 2014 तक भारत में एवरेज औसतन सिर्फ
1-1.5% इथेनॉल की ही ब्लेंडिंग हो जा पाती थी। आज ये करीब करीब 8.5% तक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में जहां देश में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा जाता था, वहीं अब इसका अनुमान 320 करोड़ लीटर से ज्यादा का है, यानी करीब करीब 8 गुना ज्यादा इथेनॉल खरीदा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, लेकिन अतीत में जब भी कोई बड़ा मानवीय संकट आया है, विज्ञान ने एक बेहतर भविष्य के लिए रास्ता तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान की मूल प्रकृति संकट के समय समाधानों और संभावनाओं की तलाश कर नई ताकत पैदा करना है। मानवता को इस महामारी से बचाने के लिए 1 साल के भीतर जिस पैमाने और गति से टीके बनाए गए, उसके लिए प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को कोविड-19 के टीके, जांच किट, आवश्यक उपकरण और नई कारगर दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के आज के लक्ष्य और 21वीं सदी के देशवासियों के सपने एक बुनियाद पर टिके हैं, इसलिए CSIR जैसी संस्थाओं के लक्ष्य भी असाधारण है। आज का भारत हर क्षेत्र, कृषि से लेकर खगोल विज्ञान तक, टीकों से लेकर आभासी वास्तविकता तक में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। और अब कोविड-19 से जुड़ी अहम खबर। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,20,000 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 58 दिनों में सबसे कम है। भारत में पिछले 24 घंटों में 1,20,000 दैनिक नए मामले दर्ज हुए, जो 58 दिनों में सबसे कम है। निरंतर गिरावट के रुझान के साथ भारत के सक्रिय मामले और कम होकर 15,55,248 पर आ गए, जो लगातार 9 दिनों से 2 लाख से कम है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 80,745 की कमी। अभी तक देश भर में कोविड संक्रमण से 2,67,00,000 से अधिक व्यक्ति रिकवर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,97,894 रोगी स्वस्थ हुए। पिछले लगातार 23 दिनों से दैनिक नए मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही। राष्ट्रीय रिकवरी दर में निरंतर स्थिर वृद्धि आज ये 93.38% तक पहुंची। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 6.89% है। दैनिक पॉजिटिविटी दर और गिरकर 5.78% तक आई। लगातार 12 दिनों से ये 10% से कम है। जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अभी तक कुल 36 करोड़ 1 लाख से अधिक जांचें की जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 22 करोड़ 78 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आइए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जारी किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र जारी किया। श्री तोमर 29 क्षेत्रों में सेवाओं की सुपुर्दगी से संबंधित है। ये आदर्श घोषणा पत्र नागरिक घोषणा पत्र को बनाने का उद्देश्य लोगों को सेवाएं समयबद्ध तरीके से प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निपटारा करना और उनके जीवन में सुधार लाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि पंचायतों को लोगों के दैनिक जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। जमीनी स्तर पर कोविड-19 की अप्रत्याशित महामारी की रोकथाम एवं प्रबंधन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। नागरिक घोषणा पत्र को बनाने का उद्देश्य लोगों को सेवाएं समयबद्ध तरीके से प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निपटान करना और उनके जीवन में सुधार लाना है। ये घोषणा पत्र जहां एक ओर नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा और दूसरी ओर पंचायतों एवं उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को लोगों के प्रति सीधे जवाबदेह बनाएगा। ये आशा की जाती है कि पंचायतें इस फ्रेमवर्क का उपयोग नागरिक घोषणा पत्र बनाने में करेगी और दिनांक 15 अगस्त 2021 तक इसे ग्राम सभा के संकल्प के माध्यम से अंगीकार करेगी। राज्यों से तदनुसार समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह ने धान की सीधी बुआई से जुड़ी क्या खास जानकारी दी, आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब धान की खेती हम रोपाई विधि द्वारा करते हैं तो उसमें पानी काफ़ी लगता है। जब पहली बार हम रोपाई से पहले खेत की तैयारी कद्दू काट कर करते हैं तो उस समय करीब 15 लाख लीटर पानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेत की तैयारी के लिए लगता है। धान की सीधी बिजाई अगर करते हैं आप तो इस पानी की बचत की जा सकती है। उसी तरह से जो दूसरा फ़ायदा है सीधी बिजाई का, जो धान की रोपाई में 1 एकड़ में रोपाई के लिए कम से कम 2500 से 3000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आपको आता है, उससे भी बचत हो सकती है। साथ ही साथ कद्दू काट कर खेत की तैयारी करने के लिए रोपाई के लिए आपको कई बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, डीजल का खर्चा उसमें पड़ता है। तो वातावरण की दृष्टिकोण से भी धान की सीधी बिजाई काफ़ी अच्छी है और इसके बारे में मैं आपसे आज कुछ चर्चा करना चाहूँगा। अब धान की सीधी बिजाई करने के लिए क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, पहले हम बात करेंगे किस्मों के बारे में। बासमती किस्मों की अगर बात करें तो उसमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1718, ये तीनों किस्में सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई हैं। ये मैं बहुत सारे किसानों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन किस्मों की पैदावार रोपाई करने के बाद जो पैदावार प्राप्त होती है तकरीबन उसके बराबर आती है, पैदावार में कोई कमी नहीं आती है। अब जो गैर बासमती किस्में हैं उसमें
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किस्म PR 126 काफ़ी प्रचलित है, जो करीब 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। ये भी सीधी बिजाई के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। कैसे करते हैं धान की सीधी बिजाई? जिस प्रकार से आप गेहूं की बिजाई करते हैं उसी तरह से धान की सीधी बिजाई के लिए भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं, और उसमें एक सीड ड्रिल जिसको हम लकी सीड ड्रिल कहते हैं, उसमें खरपतवार नाशी दवा की छिड़काव की व्यवस्था साथ के साथ की जाती है। इसके अतिरिक्त और भी सीड ड्रिल विकसित किए गए हैं जो धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, और उनमें बीज के साथ साथ DAP के प्रयोग की भी सुविधा है। 1 एकड़ में धान की सीधी बिजाई के लिए करीब 7 से 8 किलोग्राम बीज लगता है, और इसको बिजाई करने के लिए पहले आप खेत में पानी लगाएं। जैसे आपने गेहूं की कटाई करने के बाद रीपर चला करके उसके अंदर जो भी ठूंठ बचा था, भूसा पूरा निकाल लिया, उसका जो है खेत में पानी भर करके जब बत्तर आ जाता है उसको जुताई कर दी। इसी तरह से इसको तरबतर विधि कहते हैं, और जुताई करने के बाद आप लेजर लेवलिंग भी खेत की कर लें ताकि बाद में पानी लगाने में आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद आप उसमें सीड ड्रिल के द्वारा बिजाई करें। करीब कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और 7 से 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है धान की सीधी बिजाई में, इसके 3 प्रमुख दुश्मन होते हैं, एक तरह से मैं कहूँ, जो पैदावार को कम करते हैं, और इनको आपने अगर नियंत्रित कर लिया तब फिर आपको बहुत अच्छी पैदावार प्राप्त होगी। पहला दुश्मन जो है वो खरपतवार है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें सकरी पत्ती वाले, सावा कुल के, इसके अलावे जो है मोथा कुल के, चौड़ी पत्ती वाले बहुत सारे खरपतवार पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और ये धान के खेत में काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए हमको 2 बार खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। पहली बार तो बुआई के 72 घंटे के अंदर या बिजाई के साथ ही साथ पेंडिमिथिलिन नामक दवा, जो करीब 1200 मिलीलीटर दवा 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो है ये एक प्री इमरजेंस बीडीसाइड के रूप में काम करता है। बहुत सारे खरपतवार का नियंत्रण इससे होता है। अंकुरण के बाद करीब 20 दिन के बाद आपको पहली सिंचाई करनी होती है, और इसके बाद करीब 25 से 26 दिन के बाद एक दूसरी खरपतवार नाशी दवा, जिसको हम नामनी गोल्ड, जिसमें कि बिस्पेरिबैक सोडियम साल्ट पाया जाता है, उसकी 100 ml मात्रा करीब 150 लीटर में पानी में मिला करके इसका छिड़काव करते हैं। इसके साथ पायरोजोसल्फ्यूरान एक दवा आती है, उसकी 80 ग्राम मात्रा का भी प्रयोग करते हैं। तो इससे खरपतवार का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। खरपतवार के अलावा जो दूसरी एक समस्या आती है वह जो लोहा तत्व है उसकी कमी कई एक बार पाई जाती है। शुरू की अवस्था में जब अंकुरण हो जाता है 8 से 10 दिन की जब पौध हो जाती है, उस समय पौधे कुछ पीले पड़ने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमको फेरस सल्फेट का छिड़काव 0.5% घोल का करना चाहिए। तो इससे लोहा तत्व की कमी कुछ क्षेत्रों में अगर जहाँ पर है उसको हम अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये कुछ प्रमुख बातें थीं जो धान की सीधी बिजाई में आपको ध्यान रखना है। सरकार के द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। इससे पानी की काफ़ी कम से कम 35 से 40% पानी की बचत होती है अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं, इसकी तुलना में जब हम रोपाई करते हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा काफ़ी लक्ष्य रखे गए हैं। विशेष रूप से हरियाणा सरकार में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की सीधी बिजाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उसी तरह से पंजाब सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी प्रयास कर रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप धान की सीधी बिजाई करें, और अभी आपके पास उपयुक्त समय है, करीब 20 से 25 जून तक। वैसे 20 जून से पहले आप धान की सीधी बिजाई कर लें, क्योंकि एक बार अगर बरसात हो जाती है तो फिर आपको खेत को तैयार करके उसको बिजाई करने में दिक्कत आएगी। 20 जून से पहले हमको इसको सीधी बिजाई कर लेना चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियों के लिए आप YouTube में पूसा समाचार भी देख सकते हैं, और ये कई भाषाओं में उपलब्ध है। आइए पूसा समाचार के बारे में और ज्यादा जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा मुख्य रूप से कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा और प्रसार सेवाओं से जुड़ा है। साथ ही देश की आजीविका और पोषण सुरक्षा के मामले में भी पूसा की विशेष भूमिका रही है। यही वजह है कि हरित क्रांति में पूसा ने एक तरह से आधार स्तंभ की भूमिका निभाई थी। अपनी क्रांतिकारी जानकारियों और उपलब्धियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए संस्थान सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल माध्यमों का सहारा ले रहा है। YouTube पर उसका अपना कृषि चैनल भी है। इसी चैनल पर हर शनिवार को शाम 7 बजे कृषि बुलेटिन पूसा समाचार प्रसारित किया जा रहा है। इसमें किसानों को कृषि क्षेत्र की उन्नत तकनीकियों, नवाचारों, कृषि सलाह और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी जा रही है। किसानों के अलावा ग्रामीण युवा, कृषि कार्यों से जुड़ी महिलाएं, कृषि में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र और प्रसार सेवाओं में लगे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और बंगाली जैसी 5 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हर 15 दिन में ये बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है। आप भी IARI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय है बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आइए देखते हैं डॉक्टर मनोज पटेरिया से खास मुलाकात। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सन 1972 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने विश्व पर्यावरण दिवस की संकल्पना रखी थी और उसके बाद 1974 से विधिवत रूप से पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। इसके पीछे आशय यही था कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, उसको साफ सुथरा रखा जाए, उसको एनरिच किया जाए, हरियाली बढ़ाई जाए, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका प्रभाव कम किया जाए और जो भी हमारे पर्यावरण में जो ठीक से नहीं हो रहा है उसको सुधारा जाए। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो केवल हरियाली और वृक्षों की बात नहीं होती, एक सामाजिक पर्यावरण की बात भी होती है और एक मानसिक पर्यावरण की बात भी होती है। तो ये सभी तरह के पर्यावरण हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और जो हमारा इकोसिस्टम है वो पिछले दिनों बहुत बर्बाद हुआ है। चाहे हमारी नदियाँ हों, चाहे हमारे समुद्र हों, चाहे हमारी हवा हो, मिट्टी हो, पानी हो। यही विषय है इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का 2021 का, रेस्टोरिंग इकोसिस्टम्स। जो इकोसिस्टम है उसको फिर से पुनर्जीवित करना, फिर से वैसा ही बनाना जैसा उसको होना चाहिए प्राकृतिक रूप से, जिसमें वो सभी चीज़ें जो मैंने बताई हैं सभी उसमें शामिल हैं। हर वर्ष अब यूनाइटेड नेशंस की ओर से एक देश को नॉमिनेट किया जाता है। वो देश एक नोडल देश होता है। भारत भी वो नोडल देश रह चुका है जो पूरी दुनिया के बिहाफ पर विश्व पर्यावरण दिवस को एक नोडल देश के रूप में मनाता है। मैं कहना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थियों को, सभी टीचर्स को, सभी हमारे दर्शकों को एक बार पेपर मिल ज़रूर देखनी चाहिए। अगर वो जाकर के देखें तो पाएंगे कि एक तरफ से वृक्ष कट के आ रहे हैं, दूसरी तरफ से उन्हीं ट्रक्स में वो कागज़ भर के जा रहा है। जिस कागज़ का हम इतना दुरुपयोग करते हैं उसके लिए वृक्ष कटते हैं। तो अगर हम कागज़ का दुरुपयोग ही कम कर दें, केवल उतना करें जितना कि करना है, आजकल डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। हम आप सभी इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। तो आइए विश्व पर्यावरण दिवस पर यह प्रतिज्ञा लें कि आप कोई भी एक छोटा काम करके अपने पर्यावरण को बचाएंगे और इकोसिस्टम को फिर से मजबूत करेंगे। आज के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूं, विशेषकर किसान भाई एवं कृषि उद्यमियों को। यह दिन हमें याद कराता है कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक तरह से जागरूकता भी पैदा करता है कि इस पृथ्वी पर विद्यमान जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जल है, उपजाऊ मिट्टी है या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे लिए जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें संरक्षित करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। बहुधा संगोष्ठियों का आयोजन कर
किसानों तक जागरूकता पहुंचाने का कार्य भी आज के दिन किया जाता है। साथ ही बड़ी संख्या में पेड़ पौधों का रोपण भी हम करते हैं और यह प्रचार और प्रसार करते हैं, शिक्षा सबको देने का प्रयास करते हैं कि पेड़ पौधे कैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारे लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन हवा प्रदान करते हैं और इस कोविड के समय में इसकी महत्ता को हमने बखूबी समझा है। साथ में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें भी पेड़ पौधों का बड़ा योगदान हो सकता है जलवायु परिवर्तन को रोकने में। जो पर्यावरण का एक मुख्य अवयव पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें हमें बचाना है और कृषि उसका एक मुख्य आधार है, तो कृषि में भी हम किस तरह से पर्यावरण को बचा सकते हैं, इस क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जिसमें से पहला है कि हम जो जितनी किस्में हम निकालते हैं वो पर्यावरण के प्रति सहनशील हों और विभिन्न बीमारी कीड़ों आदि से वो उनके प्रतिरोधकता हो, जिससे कि हम जो विभिन्न रसायन प्रयोग करते हैं उनको हम मात्रा हम कम कर सकें। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले 6 वर्षों में 1575 विभिन्न फसलों की किस्में विकसित की, जिसमें से कि 1300 किस्में जो हैं वो विभिन्न जो हमारे बायोटिक स्ट्रेसेज हैं उनके प्रति प्रतिरोधी हैं, जिसमें कि विभिन्न बीमारियां, कीड़ों का प्रकोप, खरपतवारों का प्रकोप आदि। तो ये किस्में निश्चित रूप से पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और इन किस्मों का ज़्यादा से ज़्यादा हम किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बीज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पर्यावरण को बचा सके। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी और भी नई जानकारियां लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।